नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक उतार चढ़ाव भरा सेशन था। हालांकि क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट हुई, सेंसेक्स की भी और निफ्टी भी। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्शन आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज या फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज जो है वो बनते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल के तौर पर आज आप केमिकल में देखिए अच्छी बाइंग आ रही थी। इसके अलावा मेटल में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ सिलेक्टिव पॉलीमर कंपनीज में बाइंग थी। मेटल की छोटी मझौली कंपनीज में खरीदारी देखने को मिली। नंबर से चलते जीएम ब्रिवरीज में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक वाइज मूव जो है वो आपको दिखाई पड़ा। लेकिन आज के लिए अगर क्लियर कट देखेंगे तो फार्मा, मेटल, एफएमसीजी ये तीन ऐसे नाम थे जहां पर आज ज्यादा खरीदारी देखने को मिली और थोड़ा सा प्रेशर रहा बैंकिंग में, ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर, जहां पर कुछ हद तक जो दबाव है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि निफ्टी बैंक करीब करीब 178 अंक गिरा और बड़ा एक इवेंट है एमपीसी की कल जो आउटकम आने वाला है, उससे पहले निफ्टी बैंक के अंदर इस तरह का मूव था। तो मार्केट्स में ये एक्सपेक्टेड लाइन के अंदर ही आप कह सकते हैं, जहां पर बड़ी एक जो गिरावट कल के सत्र में आई उसके बाद शुरुआती तेजी बनी और उसके बाद आज फिर फ्लैट होते हुए या फिर कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बेहतर सत्र, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर जो कामकाज है वो आज के दिन होता हुआ दिखाई पड़ा और मेजरली आज जो फोकस रहा वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ही देखने को मिला। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल जो है वो है भावेश दोषी साहब का। ओएनजीसी है 9000 शेयर 114 रुपए के दाम पर। दोषी साहब, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपने ये स्टॉक लिया हुआ है। वैसे तो कंपनी में कोई बुराई नहीं है और असेट वाइज अगर देखेंगे तो बहुत हाईली अंडर वैल्यूड भी है। डिविडेंड यील्ड भी 100 रुपये के नीचे तो बेहतर थी, अब थोड़ा बढ़ गई है। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स 135 के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाल में आए थे। नंबर्स का आप वेट करें क्योंकि क्रूड में रिकवरी आई है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बेटर नंबर इस क्वार्टर में आप देख पाएंगे, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो एटलीस्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइसेस भी बढ़े हैं क्रूड के, मतलब प्राइस तो बढ़े ही हैं, वॉल्यूम भी बढ़े हैं और पीछे से जो प्राइसेस आते हैं वो भी बढ़े हैं। तो ये मार्जिन थोड़े से बेटर रह सकते हैं इनके। और दूसरा ये बज़ में भी हैं पीएसयू स्पेस, तो आप एटलीस्ट बने तो रह ही सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने एपेटाइट के हिसाब से ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा फर्दर। अच्छा एक और सवाल लेते हैं। सवाल आया है शशीन चावला साहब का। टाटा मोटर्स पर 169 पे बाय है। चावला साहब, वैसे तो ये कंपनी में ऐसा कोई बुराई नहीं है। जो डीलर्स और ब्रोकर्स रूम में बातचीत है वो ये है कि यहाँ से भी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। अब बहुत बड़ी तेज़ी का कोई एपेटाइट नहीं होता कितना, लेकिन हाँ जिस तरह से तेज़ी बाजार में देखी गई है, जिस तरह का स्टीम बना है, सेकेंड वेव अगर टाटा मोटर्स की तेज़ी में आती है, जो दिख भी रही है बाकी टाटा ग्रुप के स्टॉक में, चाहे आप टीसीएस देखिए, टाटा केमिकल देखिए, टाटा स्टील देखिए, क्योंकि टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल और टाटा कम्युनिकेशन और टाटा मोटर्स, ये ऐसे 5 नाम थे जिनके ऊपर ब्रोकर्स मान रहे हैं कि बड़ी तेज़ी आएगी। और टीसीएस तो ऑब्वियसली आता है, बेलवेदर है। तो मतलब टाटा ग्रुप के मेजर जो स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी आएगी। तो हो सकता है टाटा मोटर में एक सेकंड वेव तेज़ी की देखने को मिले। आपकी खरीदारी का प्राइस बहुत नीचे है तो आपको वैसे तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप होल्ड ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर घबराहट आपको फिर भी हो रही हो तो पूरे 100 शेयर में से फॉर एग्जांपल आपके पास 100 है तो उसका एक 25% हिस्सा निकाल दीजिए, जिससे आपकी कॉस्ट निकल आए और बाकी पोजीशन के साथ बने रहिए। ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट्स जो हैं वो मेजरली सबके अचीव हो चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ टारगेट हैं 440 के ऊपर के भी आसपास। इनफैक्ट शायद सीएलएसए का टारगेट है 420-430 का, उसके हिसाब से भी अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स डीवीआर को लेकर भी सेम रणनीति रखी है आरती जी, क्योंकि जो टाटा मोटर्स का मूव है कुछ हद तक उस मूव को रेप्लिकेट करता है टाटा मोटर्स डीवीआर भी, तो आप उसमें भी अकॉर्डिंगली ही कॉल ले सकती हैं। अच्छा, रिलायंस 50 शेयर होल्ड और सेल। रिलायंस सर इस क्वार्टर के नंबर पे आप वेट करेंगे। अभी एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी, आज सुबह नीरज जी से मेरी उस पर बात हो रही थी। 2400 रुपये के आसपास के टारगेट्स वहाँ पे दिए गए हैं। 3 बिजनेस के अंदर डीमर्ज करने की बातचीत है, अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत है। तो नंबर्स भी आने ही वाले हैं कुछ मतलब 2-3 हफ्ते में यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगी डेट इनकी, तो आप अकॉर्डिंगली इसके अंदर बने भी रह सकते हैं। ब्रोकर हाउसेज यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यस बैंक 25,000 शेयर नवीन पांडे साहब के पास हैं 22 रुपये के दाम पे। पांडे साहब, एक ही चीज़ क्रूशियल है यस बैंक के केस में, नंबर्स कितने हद तक सब्सटैंशियल होते हैं। अगर नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं तो कोई भी बैंक हो, मतलब कोई भी कंपनी क्रॉस इंडिया, अगर कोई भी कंपनी इसके नंबर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है और डेट फ्री है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये 4 चीज़ अगर सही हैं तो आप उसके अंदर बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज़ ना हो। लेकिन
यस बैंक के साथ जब तक नंबर्स का आंकड़ा ठीक नहीं होता, ये भाव आना या ये भाव से ऊपर आना या अच्छा प्रॉफिट आना, ये कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिलहाल के लिए बड़ी क्वांटिटी है तो आप बने रहें, लेकिन नंबर्स पे कीनली नज़र रखिएगा। जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे आप कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। रिसेंटली जो तेज़ी आई थी उसकी वजह थी इनके MSCI में रीबैलेंसिंग का, उसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट आता दिखाई पड़ा था। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में आए थे जिसकी वजह से तेज़ी थी। तो अब एटलीस्ट आप अभी तो बने रहें अगर टाइम फ्रेम है आपके पास तो। बाकी नंबर्स को कीनली वॉच करिएगा, नंबर का फेरबदल ही सब कुछ इस कंपनी के बारे में डिसाइड करेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। IDFC बैंक बाय करूँ, एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड क्यों गिर रहा है? बनर्जी साहब, IDFC फर्स्ट बैंक के कंपैरिजन में IDFC में मुझे 1-2 दिन में कुछ तेज़ी की बातचीत बोली है डीलर्स और ब्रोकर्स ने। और रही बात IDFC फर्स्ट बैंक पे, तो प्रदीप जी हमारे काफ़ी बुलिश हैं इस बैंक को लेकर। नंबर्स भी ठीक थे लास्ट क्वार्टर के, थोड़ा प्रोविजनिंग हर बारी बढ़ के आती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ा गेम चेंजर या HDFC बैंक बनने की जो बातचीत बाज़ार में हमेशा रहती है वो अभी तो नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हाँ आप नियर टर्म के अकॉर्डिंग इसमें कॉल ले सकते हैं। अच्छा, बाकी जो 2 सवाल हैं कि एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड क्यों गिर रहा है। देखिए, एस्कॉर्ट्स एक तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल मार्च में ही मतलब ये फाइनेंशियल ईयर खुलने से पहले इन्होंने एक डील की थी कुबोटा को लेकर, जहाँ पे कुबोटा के ट्रैक्टर्स आए थे और वो डील प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी हुई थी 850 रुपये के दाम पे। सबसे पहले CNBC आवाज़ ने आपको बताई थी वो। उसके बाद अब दोबारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की भी चर्चाएं हैं और शायद हो भी सकता है आगे चल के अगले फाइनेंशियल ईयर की वजह से कुछ अगर ऐसा फेरबदल होता है तो 12, 1250, 1300 रुपये के आसपास की बातचीत उस समय थी। अब अभी तो कोई नया नाम आया नहीं इसको लेकर, अब कुछ अभी अपडेट भी कंपनी ने नहीं दिया है, तो कोई कंक्लूसिव एविडेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़, एस्कॉर्ट्स में ऑलरेडी बाय ऑन रूमर था सेल्स के नंबर को लेकर, सेल ऑन न्यूज़ भी आप देख पा रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल के नंबर उतने फायर वर्क नहीं थे, इतने पैसेंजर व्हीकल के आए, और ऑब्वियसली बात है लॉकडाउन जैसी चीज़ें दोबारा उठ रही हैं, तो कितना माल बिकता है नहीं बिकता है, अनसर्टनिटी जब बाजार में बनती है तो इम्पैक्ट आता ही है। तो थोड़ा सा प्रेशर शायद इस वजह से देखने को मिला, लेकिन कंपनियां दोनों सही हैं। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है और अब कुबोटा ऐसी बड़ी कंपनी भी एस्कॉर्ट्स के अंदर है, तो दोनों कंपनियों में बुराई नहीं है। आप एटलीस्ट समय देंगे तो ज़रूर बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और टाटा मोटर पे हम बात कर चुके हैं। BHEL पे अभिषेक पांडे जी का सवाल है। अभिषेक जी, BHEL स्ट्रॉन्ग असेट वाली कंपनी है और मतलब अगर आप इसकी असेट वैल्यूज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है और बाज़ार में वैल्यू काफ़ी कम है क्योंकि नंबर इनके सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली बात है, PSU की कंपनी है तो बहुत बड़े असेट तो होने ही इनके पास, लेकिन कंपटीशन फेस करती है चाइनीज़ प्लेयर्स से। दूसरा, इनके जो खुद के ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन के बाद पेमेंट उनके आने में डिले होता है, सरकारी पेमेंट्स जो हैं, तो कुछ चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से शेयर इतना नहीं चलता है। लेकिन नंबर लास्ट क्वार्टर के काफ़ी वीक थे, इस बार ही देखते हैं नंबर कैसे आते हैं। अब रिजल्ट सीज़न आ रहा है तो आप पहले तो रिजल्ट सीज़न को ही आधार मानें, जो भी कॉल लेनी है उसके हिसाब से ही आप लेते हुए चलें। और अदरवाइज़ असेट वैल्यू को अगर आप देख के बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, असेट तो बहुत है इसके पास, लैंड बैंक, मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जेट एयरवेज, सुनील वर्मा साहब का सवाल है और हिमांशु पाहवा साहब का सवाल है स्पाइस जेट। चलिए दोनों ही निपटाए थे एक साथ। देखिए वर्मा साहब, जेट एयरवेज के फ़्लाइट तो उड़ नहीं रही हैं सो फार, स्लॉट सारे बच चुके हैं सो फार। अब तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई जो आगे की रणनीति है वो कंक्लूसिव नहीं आई है। कैसे फ़्लाइट उड़ेंगी, कब उड़ेंगी, क्या डेट्स होंगी, क्या स्लॉट होंगे, कब से प्लेन्स को सोर्स करेंगे, कैसे रेवेन्यूज़ आएंगे, तो ये चीज़ें तो अभी तक नहीं है। आपने जो शेयर लिया है वो एशिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर है एविएशन स्पेस में बिना किसी कारोबार के, तो रिस्क तो है जब तक इसके नंबर्स के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती है। तो पहले आप उस चीज़ का ध्यान रखें और नंबर्स सुधरने या नंबर्स आने तक तो एटलीस्ट ये मान के चलें कि इसमें कुछ ऐसा स्पेकुलेशन ही दिखेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्पाइस जेट को लेकर ये ज़रूर है 105-107 रुपये का शेयर हाई बनाकर आता है 108 रुपये का, और वहाँ से शेयर टूट के आधा हो गया है, 68 रुपये के आसपास कल इसको देखा था। तो इस तरह के फॉल देखे गए हैं। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर रिस्क भी है कि लॉकडाउन होगा तो पैसेंजर ट्रैफिक कम होगा, और जो हो भी रहा है। आज ही एक बयान आया था कि पैसेंजर ट्रैफिक में काफ़ी कमी आई है, तो अगर ये कमी आएगी तो प्रेशर रहेगा, लेकिन बहुत कुछ अब यहाँ से डाउन साइड नहीं है। पिछले मार्च के लॉकडाउन में भी स्पाइस जेट शायद 52-53 रुपये तक गया था, तो अब इतना ही रिस्क है, इसके बाद तो उसमें रिस्क है नहीं ज़्यादा, इतना ही देख सकते हैं डाउनफॉल मैक्सिमम, तो वहाँ से घूमना तो चाहिए, तो इसलिए बहुत रिस्क स्पाइस जेट में नहीं है। जेट एयरवेज में जब तक कारोबार नहीं है कुछ भी कहना मुश्किल है, बिना कारोबार के स्टॉक उड़ रहा है, तो जब तक कारोबार की स्थिति नहीं समझ में आती कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए। ब्रोकर हाउसेस के टारगेट में स्पाइस जेट में HSBC की 110 रुपये की शायद 125 रुपये को रिपोर्ट थी, और जेट एयरवेज के ऊपर कोई ब्रोकरेज की रिपोर्ट नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं।
आयशर मोटर 2762। शबीर साहब, कहना मुश्किल है कि देखिए आपने जो कंपनी खरीदी है वो है तो टू व्हीलर स्पेस में। नंबर्स यूके की साइड से तो लॉकडाउन है तो इनका वहाँ पे कारोबार ढीला रहेगा। डोमेस्टिक फ्रंट पर भी इनकी जो बाइक बिजनेस है उसमें कितनी सेल्स आती है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है जिसमें प्रेशर है, और बाइक कारोबार में नंबर ठीक ठाक होंगे तो कितना मिला जुला इम्पैक्ट रहता है कहना मुश्किल। लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भूले नहीं कि एक बहुत बड़ी तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है जिसके बाद ये एडजस्ट हुआ है, तो थोड़ा सा अगर नीचे नीचे ले भी लेगा तो आप घबराने वाली बात नहीं। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रुप है, अच्छा कामकाज है। रणनीति पर नज़र रखिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए, समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी। अब ब्रोकर हाउसेस तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पॉजिटिव हैं, कुछ तो 3200 तक के टारगेट भी मैंने यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल अब मार्केट पंचनामा को नहीं समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी जिनसे हम 2 दिन से नहीं जुड़ पाए या जिनके सवाल हम नहीं ले पाए। आगे भी आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। @सुमित रिसर्च ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।